गुड इवनिंग क्लास। देखिए, आज का वीडियो जो है क्लास 10th लेसन थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ाए जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम आपको किसी भी दिए गए समीकरण के मान ज्ञात करने की तीन विधि बता दिए थे। पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि थी आपकी विलोपन विधि और तीसरी थी वज्र गुणन विधि। मतलब कोई भी अगर समीकरण देगा और अगर समीकरण में कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करिए तो आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कह दिया कि वज्र गुणन विधि से ज्ञात करिए तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर कह दिया विलोपन विधि से ज्ञात करिए तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जा करके हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उस लेसन से रिलेटेड कुछ लिखित सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको एक एक लिखित सवाल उस पर सॉल्व करके बता देंगे। उसके बाद आप लोग जो है उस पर कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे, जो सवाल आपको जो है सॉल्व करके बताने होंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट जो है देखिए इक्वेशन है। आप देखिए पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का पहला। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल दिख रहा होगा। सवाल में क्या लिखा गया है कि 5 वर्ष बाद, देखिए आयु संबंधी फर्स्ट इक्वेशन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आयु रे संबंधी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किस पे बेस्ड है? तो आयु संबंधी। पहले ये हम आपको बता देते हैं संबंधी। देखिए जो इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है पहले देखिए ध्यान से आप। क्या लिखा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी होती है? 3 गुनी हो जाती है। और 5 वर्ष, देखिए जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आयु रिलेशन में पहले दो कंडीशंस होती है, दोनों आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आयु रिलेशन में सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी आयु रिलेशन का सवाल आपको लगाना हो तो उसकी दो स्थितियां होती है। सबसे पहले एक वर्तमान स्थिति होती है और एक वर्तमान आयु से एक पूर्व की आयु, पूर्व मतलब पहले की आयु, और एक होती है वर्तमान स्थिति से पश्चात की आयु। कौन सी आयु? पश्चात। पश्चात मतलब बाद की आयु। समझ में आ रही बात? अब जैसे हम आपको पहले ध्यान दीजिए, इक्वेशंस को भी भूल जाइए आप। हम आपको जो है पहले हम बताते हैं क्या करना है। जैसे हम आपसे कहें कि वर्तमान में मेरी उम्र जो है मान लीजिए कि 10 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की है। तो 3 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का रहा होगा? 3 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या होगी? जैसे इस समय मैं 10 वर्ष का हूं, तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी? तो कितनी रही होगी? 7। भाई 3 वर्ष पहले तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। यानी इस समय हम कितने वर्ष के? 10 वर्ष के। अब कह देंगे कि 5 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी होगी? तो 10 5 कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। यानी जब आयु पहले कहता है तो जो वर्तमान आयु मानते हैं उसमें से उतना क्या करते हैं? उतने वर्ष घटा देते हैं। और जब हमें बाद की बात करता है तो जो वर्तमान आयु हम माने रहते हैं उसमें उतना हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम कह देंगे कि वर्तमान में, देखिए हम आपको एक क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। जैसे कह देंगे कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो कह देंगे कि 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले। तो इस समय वह x वर्ष का है, तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? x-2 वर्ष रही होगी। और कह देंगे कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो इस समय वह x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? x+5 वर्ष। भाई जितनी इस समय आयु है उसमें 5 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे आप अपनी आयु समझिए कि इस समय आप जितने वर्ष के होंगे, इससे 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी? यानी जितने आप हैं उसमें से 5 क्या हो जाएगा? कम। और वही कह देंगे कि 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो जितनी आपकी आयु है उतनी आयु उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितने वर्ष बाद क्या आएगा? 5 वर्ष बाद तो 5 ऐड कर देंगे, 10 वर्ष बाद तो 10 ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात? अब इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से लगाएं समझ करने के लिए, तो चलिए देखिए जो इक्वेशंस था हम लोगों का, इक्वेशंस क्या कहा गया है? देखिए उसमें दो लोगों की बात की गई है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस में दो चीज दिए गए, एक लिखा गया है जैकब और एक है उसकी पुत्र। तो लिखेंगे कि माना, देखिए माना जैकब की आयु, जैकब की, जब भी आयु संबंधी सवाल आप लगाएं तो हमेशा वर्तमान आयु मानिए। जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे आप? वर्तमान आयु। कितना वर्ष? x वर्ष।
और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान लीजिए, y वर्ष। कितना वर्ष मान लीजिए, y वर्ष। तो हमने वर्तमान आयु मान लिया है, किसकी किसकी आयु, एक मान लिया है हमने जैकब, कितना वर्ष, x वर्ष, और दूसरा उसका पुत्र, पुत्र की आयु कितनी मान लिया है हमने, y वर्ष। ये हो गया। अब हमें प्रश्न जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष बाद। तो देखिए इस समय वर्तमान में x वर्ष का जैकब है और पुत्र कितना है, y वर्ष का। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष पश्चात, यहाँ से लिख लीजिएगा 5 वर्ष बाद। अब देखिए वर्तमान में जैकब x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद वह कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी वो हो जाएगी x + 5 वर्ष। भाई जितने वर्ष का है उसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ जाएंगे। तो जब जैकब 5 साल अधिक हो रहा है तो उसका पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष, इतनी हो जाएगी। अब कहा क्या गया है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पश्चात। कंडीशन जो लिखा गया उसको ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि जैकब की आयु यह जो है 3 गुना था, कितना गुना, 3 गुना, किसके आयु के, पुत्र की आयु के। तो हमने जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी मानी है, 5 वर्ष बाद हमने जैकब की आयु कितनी मानी है, x + 5। तो रख लीजिएगा कि x + 5 ये बराबर हो गया 3 गुणे पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। अब ये हो गया x + 5 ये बराबर 3 का गुणा कर लेंगे तो 3y और 3 × 5 = 15, पक्षांतर कर लीजिए तो x - 3y ये आएगा तो -15 में से 5 घटेगा तो -10 ये बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। ये कब कहा है, जब 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है। अब देखिए घटना आगे क्या कहा गया है, जबकि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष अब पहले की बात कर रहा है, तो देखिए लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी रही होगी, भाई जितनी वर्तमान में है उससे 5 कम हो जाएगा, तो कितनी आयु हो जाएगी, x - 5 वर्ष हो जाएगा। और जब ये x - 5 वर्ष का है तो पुत्र भी तो 5 वर्ष कम होगा, तो पुत्र की आयु क्या मान लेंगे, y - 5 वर्ष। और कंडीशन क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले जो कंडीशन थी, ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले या पूर्व जो जैकब की आयु है, किसकी आयु, जैकब की आयु, यह 7 गुना था, किसके आयु के, अपने पुत्र की आयु के। कितना था, 7 गुना। अब 7 गुना है तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी थी, x - 5 ये बराबर पुत्र की आयु 7 गुणे y - 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y और 7 × 5 = 35, पक्षांतर कर लेंगे तो x - 7y, माइनस आएगा तो +35 में से 5 निकल जाएगा तो +30 है बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर, क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ पर समीकरण नंबर क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, x, यहाँ भी क्या है, x है। तो समीकरण 1 या 2 को या तो आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लीजिए या फिर वज्र गुणन विधि द्वारा, जिस विधि से सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल का आंसर एक ही आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन सी विधि लगा लेते हैं, तो लिखते हैं कि समीकरण 1, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो अगर 1 में से 2 को अगर हम घटा लेते हैं तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखा गया है, x - 3y, ये -10 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10।
और दूसरा समीकरण दिख रहा है x माइनस 7y, और ये बराबर +30 से इधर जाएगा तो -30। और जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, तो घटाने पर ये प्लस माइनस कट गया, 7 में से 3 निकल गया तो कितना बच गया, 4y, और 30 और 10 मिलकर कितना हो गया, 40। 4 से 40 कट गया कितने बार में, 10 बार में, यानी y बराबर कितना वर्ष, 10 वर्ष। अब y किसकी आयु है, पुत्र की, यानी वर्तमान में y बराबर कितना आया, 10 वर्ष, यानी वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। अब हमें किसका ज्ञात करना है, तो पिता का ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 से। तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से। अब समीकरण 2 से अगर हम देखें तो समीकरण 2 में y का मान रख लीजिए आप ला करके। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिख रहा है आपका यहाँ पर, x माइनस 7 अगुड़े y का मान 10 अब प्लस 30 बराबर 0, यानी x माइनस 10 7 है 70 अब प्लस 30 बराबर 0। 70 में से 30 घट गया 40, तो x माइनस 40 बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना, 40 वर्ष। यानी अगर इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो x बराबर 40 वर्ष। अब बताइए x जो है किसकी आयु मानी थी हमने, जैकब की, यानी पिता की जो आयु है, जैकब की आयु है, वो कितने वर्ष की हो गई, 40 वर्ष की। और जो पुत्र की आयु थी वह कितने वर्ष की हो गई, 10 वर्ष की। समझ में आ रही बात। तो आपको इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको अगर मानना नहीं कंडीशन समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बना करके फिगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आयु रिलेशन संबंधी सवाल लगाना हो तो उसमें हमेशा जो आयु मानी जाएगी वो हमेशा वर्तमान आयु मानी जाएगी। कौन सी आयु मानी जाएगी, तो वर्तमान आयु। जैसे ही आप वर्तमान आयु मान लेंगे तो उसके बाद में कहेगा तो जितने वर्ष बाद कहेगा उतना जोड़ लेंगे, जितना वर्ष पहले कहेगा उतना उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। आयु बराबर देखिए, अगर पुत्र में अगर 5 वर्ष बढ़ रहा है तो पिता भी 5 वर्ष बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि भाई बहन है तो भाई अगर 5 वर्ष बढ़ रहा है तो बहन भी 5 वर्ष बढ़ेगी। यह नहीं कि बस एक को बढ़ाएंगे और एक को घटा देंगे, नहीं, जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों के रिलेशन में करेंगे, आयु जो भी देगा उसमें करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये आयु संबंधी प्रश्न आपके होंगे। ठीक, अब देखिए आपको दूसरा आप बताते हैं हम भिन्न के रूप में। ठीक है, कि अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में देती है तो सवाल कैसे लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगला बताते हैं हम। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए वीडियो के लास्ट में आपको हर एक जितने टाइप्स आपको पढ़ा देंगे उन सब टाइप्स पर एक एक सवाल आपको मिलेगा, जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट से बताना होगा कि आपसे सोल्यूशन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है वो है संख्या। कौन सा है, संख्या। और संख्या में किस पे बेस्ड होगा, तो भिन्न यानी फ्रैक्शन पे। भिन्न मतलब किस पे, फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन समझते होंगे ना, भिन्न जिसे आप देखिए भिन्न होता क्या है, जिसे हम अंश व हर के रूप में लिखते हैं। कंसेप्ट पहले समझिएगा। कोई भी संख्या अगर कहेगा कि कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में आपको लिखनी है, ध्यान से समझिए। देखिए वो कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में आपको लिखनी है तो भिन्न के रूप में संख्याएं किस रूप में लिखी जाती हैं, एक अंश में और एक क्या होना चाहिए, हर। जब भी संख्या को अंश बटे में हर के रूप में लिखते हैं तो संख्या किस रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर भिन्न के ऊपर अगर सवाल लगाने हैं तो सबसे पहले भिन्न के बारे में पता होना चाहिए ना। तो लिख लीजिएगा कि जब भी कोई संख्या अगर भिन्न के रूप में लिखी जाएगी, किस रूप में लिखी जाएगी, भिन्न। ये कंसेप्ट है। तो भिन्न में हमेशा ऊपर क्या लिखा जाएगा, अंश, और नीचे क्या लिखा जाएगा, हर। क्या लिखा जाएगा, हर। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हमेशा माना जाएगा, मानेंगे कि अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y। ये कंसेप्ट बस आपको पकड़ कर चलना है, सवाल आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। भिन्न में हमेशा देखिए भिन्न किस प्रारूप की होती है, अंश बटे में हर। उसमें मान लेंगे कि माना अंश का मान क्या है, x है, और हर का मान कितना है, y, और इसी पे सवाल हम लगाएंगे। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिख रहा होगा
कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि कोई भिन्न है, देखिए कंसेप्ट जो लिखा गया पहले उसको हम लिख देते हैं कि यदि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए कोई संख्या जो है भिन्न है, भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दें, 2 क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। अगर 2 जोड़ दें तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। देखिए यदि दोबारा अंश व हर में, अंश व हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है आपको, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अब ध्यान से देखिए कंडीशन, पहले क्या लिखा गया है कि यदि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, और यदि अंश व हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब एक बार कह रहा है कि इसका 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है, यानी भिन्न, देखिए पहली कंडीशन, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे हैं, यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, देखिए पहला फर्स्ट, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कि भिन्न में अंश व हर में 2 जोड़ दें, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना भिन्न का जो अंश था वह कितना था, x, और हर कितना था, y। तो लिखेंगे कि माना अंश x तथा हर क्या है, y है। तो कह रहा है कि जो भिन्न है, भिन्न अंश x और हर क्या हो गया, y, ये हमारा प्राप्त हुआ। अब कंडीशन क्या है कि अंश व हर दोनों में जो जोड़ दिया जाता है, अंश व हर में 2 जोड़ देते हैं, तो अंश कितना था, x, इसमें कितना जोड़ा गया है, 2, और हर कितना था, y, इसमें भी कितना जोड़ गया है, 2, और दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो इस पूरे भिन्न का मान बराबर किसके हो जाता है, 9/11, यानी हल करने पर ये कितना आएगा मान, 9/11। अब ये अगर 9/11 आ रहा है तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 का इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इधर और इसका इधर, 11 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मुन्ना, 11x प्लस 11 दूनी 22, और ये बराबर 9 का y में गुणा कर लेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी के 18। अब देखिए ये हो गया 11x, ये इधर आ जाएगा तो -9y, और ये 18 और ये जाएगा तो -22, यानी 18 - 22, 18 में से 22 घट गया तो 11x - 9y बराबर, ये घट गया तो माइनस कितना हो गया, 4। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब पुनः देखिए, पुनः दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा कहा गया है जो दूसरी कंडीशन हमारी दी गई सेकेंड वाली टर्म्स में, क्या लिखा गया है सेकेंड टर्म्स में, इस सेकेंड टर्म्स में कह रहा है कि जो भिन्न थी, अब भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न में 3 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमारी क्या मानी गई थी, भिन्न क्या माना था हमने, x/y, ये था। अब कह रहा है कि x में भी 3 जोड़ दिया गया, यानी अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 5/6 हो गया। तो ये जैसे जोड़ते हैं तो इस पूरे भिन्न का मान कितना आता है, कटकर 5/6 आ जाता है। अब उसको भी इसी के अकॉर्डिंग पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो करना क्या है, पहले 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 का y में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5y, और प्लस 5 का 3 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x, ये आएगा तो -5y, और ये देखिए बराबर कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये जाएगा तो -18, यानी 6x - 5y, और ये बराबर घट गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 18 में से 15 गया तो -3। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब आप इसे या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अगर इसे हमें प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए
ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो कैसे कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है x का गुणांक कितना है 11, यहाँ पर x का गुणांक कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो अगर हम इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में किसका 6 का, और यहाँ पर किसका गुणा कर दें 11 का, तो x का गुणांक हमारा क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 में 6 तथा 2 में 11 का गुणा करने पर, 11 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अब जैसे 11 का आप अगर इसमें गुणा करते हैं बाबू, तो 11 का गुणा करने पर हमारा मान क्या आ जाएगा, आप देखिए ध्यान से, 6 का इसमें गुणा कर लीजिए, यानी इंटू अगर यहाँ पर 6 कर लेते हैं आप, तो 6 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 छका 66 एक्स, और ये हो जाएगा 6 नवा 54 वाई, और ये बराबर 6 चौको 24 हो जाएगा। और इसमें अगर आप मान लीजिए 11 का गुणा करते हैं तो 11 छका 66, 11 छक कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 11 का गुणा करते तो 11 छका 66, ये भी क्या हो गया x हो गया। अब 66 x यहाँ पर हो गया, और देखिए माइनस 11 पाँचे 55 y, अब बराबर 11 तिया 33। अब अगर घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस तो ये भी प्लस, ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। 55 में से 54 घट गया तो केवल y बचा, और 33 में से 24 घट गया, 13 में से 4 गया 9। तो हमें y का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है 9, y का मान कितना दिख रहा है मुन्ना आपको 9 दिख रहा है। अब y का मान 9 आ गया तो किसी एक समीकरण में रख लेंगे, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर समीकरण 2 में अगर आप y का मान रखते हैं तो y का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा 6x और माइनस 5 गुणे y का मान 9 बराबर -3। तो 6x बराबर ये -3 और 9 पचे 45, इधर जाएगा तो +45, और 45 में से अगर 3 घटा देंगे तो 42, तो 6x बराबर 42, 6 7 42, तो x का मान कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका यहाँ से y का मान कितना आया था 9, और यहाँ से x का मान कितना आ गया 7। अगर हमें x y का मान ज्ञात हो गया तो हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न क्या माना था x अपान y, भिन्न क्या माना था हमने x अपान y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x का मान 7, तो ये हो गया 7, अब बटे में y का मान कितना 9, तो 7 बटे में 9, यानी जो एक्चुअल में जो भिन्न थी वह कितनी थी, तो 7 बटे 9। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात। तो जब भी देखिए जरूरी नहीं, देखिए इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है तो जोड़ने की जगह घटाने के लिए भी कर सकता है। तो जब घटाने के लिए कहेगा तो जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया है, प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, और बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात। तो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसे एक नोट्स के तरह आप बना लेंगे, और बना करके कोई भी इक्वेशंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसलिए जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक और अलग सवाल देखते हैं। देखिए इस बार जो सवाल है वो हम लोग के नियत भाड़ा वो अतिरिक्त भाड़ा या नियत खर्च वो अतिरिक्त खर्च पर है। देखिए तो सवाल का कंसेप्ट क्या होगा कि नियत एवं अतिरिक्त, नियत एवं अतिरिक्त,
कोई भी चीज़ अगर दिया जाए और कह दे, जैसे दूरी तय करने में अतिरिक्त कर सकता है, खाना किसी सामग्री को दे देगा और कहेगा कि इतने दिन का खाना नियत है और इतने दिन का अतिरिक्त लगता है, या किसी चीज़ को खाने में इतने दिन नियत खर्च है और इतने के बाद अगर आप कोई चीज़ अगर खरीदते हैं या खाते हैं तो उसका अतिरिक्त खर्च लगता है। तो नियत व अतिरिक्त के दो कंसेप्ट हो जाते हैं। एक भाग जो नियत है वो कभी बदलेगा नहीं, और जो अतिरिक्त भाग है वो बदलता रहेगा। पहले इसके कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, उसके बाद सवाल को आप देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट अगर आप ध्यान से समझ, जैसे हम कह देंगे कि मान लीजिएगा कि एक दूरी दी गई है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से तक दूरी है, ए से लेकर के बी तक की दूरी है, पॉइंट्स ए से लेकर के पॉइंट्स बी तक की हमारी कुछ डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 50। हम कह देंगे कि एक टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा लगता है, 10 किलोमीटर के नियत भाड़ा लगता है, नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है। और अतिरिक्त किलोमीटर जाने पर या अतिरिक्त दूरी इससे तय करने पर, अतिरिक्त दूरी तय करने पर अतिरिक्त भाड़ा लगता है, अतिरिक्त भाड़ा लगता है, ठीक है। वो कितना भी लग रहा हो, 10 रुपये 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा हो, जैसे अतिरिक्त दूरी तय करने पर अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगता है, प्रति किलोमीटर के अनुसार लगता है। मान लीजिए सवाल ऐसे। अब अगर हम कह देंगे कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का नियत भाड़ा है, तो 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर हो गया बिंदु सी। ये डिस्टेंस कितनी है? 10। तो ये कितना बच गया? 40। अगर एक लड़का, अगर मान लेते हैं कि जो अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो 5 रुपये है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है? 5 रुपये। यानी 1 किलोमीटर आप जैसे ही 10 से 1 किलोमीटर अधिक जाते हैं, जैसे आप 11 जाते हैं तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपये अलग से। हम कह देंगे कि 10 किलोमीटर जाने का जो है भाड़ा मान लीजिए कि 25 रुपये है। जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, लिख देते हैं कि 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा, देखिए 10 किलोमीटर का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है वो 25 रुपये है। कितना रुपया है? 25। और उसके अतिरिक्त आप जब भी 1 किलोमीटर तय करते हैं तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया अतिरिक्त लगता है? 5 किलोमीटर, ये 5 रुपया लगता है, सॉरी। अब कह देंगे कि एक लड़का जो है वो 15 किलोमीटर तय करता है। कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 15 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कि राहुल एक लड़का है, यहाँ से देखिएगा, राहुल यह 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कहेंगे कि उसे 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर में से कितना किलोमीटर का भाड़ा नियत है? 10 किलोमीटर का। तो 15 को हम 2 भाग में कर देंगे। कितना कर देंगे? 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर कर देंगे। 10 किलोमीटर का कितना रुपया लगता है? केवल 25 रुपये लगता है। और जबकि जो अतिरिक्त 5 किलोमीटर चला है तो उसमें 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है? 5 रुपया। तो 5 किलोमीटर चढ़ा है इसलिए भाड़ा इसका 5 गुणे 5 बराबर कितना रुपया हो गया? 25 रुपये। तो टोटल उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? 25 प्लस 25 बराबर कितना रुपया? 50 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं? अगर वही हम कह देंगे कि एक लड़का, मान लीजिए कि दूसरा, जैसे मान लीजिए कि राहुल, एक दूसरा लड़का मान लीजिए कि रोहन है। रोहन जो है मान लीजिए कि 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर? 25। तो 25 किलोमीटर दूरी उसने तय किया, तो इस 25 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर का भाड़ा फिक्स एकदम है? बिल्कुल 10 किलोमीटर का ना, तो 10 इसमें से घटा दीजिए, यानी 10 किलोमीटर का फिक्स है। तो कितना अधिक तय किया है? 15 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का फिक्स जो रेट है वो कितना रुपया आपको दिया जाता है? 25 रुपये, रख लीजिए। और ये जो 15 किलोमीटर चला है तो उसमें से 1 किलोमीटर का कितना रुपया? 5 रुपया। तो 15 किलोमीटर का 15 पचे 75, इसलिए 15 गुणे 5 बराबर 75 रुपया, ये हो गया। तो टोटल उसे कितना रुपया देना पड़ा? 25 प्लस 75, कितना रुपया? तो 100 रुपये देने पड़े कि नहीं? तो नियत व अतिरिक्त का समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? नियत में हमेशा कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो उसका एक पार्ट बिल्कुल निश्चित होगा जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो किसी भी हिसाब से दे सकता है। खर्च पे दे सकता है, दूरी पे दे सकता है। जैसे मैंने ये दूरी माना था कि ए से बी की दूरी कितनी थी? 50। उसमें से 10 किलोमीटर का नियत था कि 10 किलोमीटर दूरी आप अगर तय करते हैं तो वहाँ तक आपको कितना देना है? केवल 25 रुपये। लेकिन 10 से जैसे ही आप अधिक दूरी तय करते हैं, जैसे 11 तय करते हैं, तो 10 का 25 रुपया और प्रति 1 किलोमीटर का जो आपका जो है प्राइस, सॉरी, जो
दाम है, कितना रुपया आपको देना पड़ता है खर्च, 5 रुपया अतिरिक्त देना पड़ता है। जैसे 11 आपने किया तो 10 किलोमीटर का 25 रुपया और 1 किलोमीटर का 5, यानी कितना 30 रुपया। जैसे यहाँ पर 15 किलोमीटर राहुल ने तय किया, तो 15 किलोमीटर में से तो 10 किलोमीटर उसका नियत था भाड़ा, कितना 10 किलोमीटर का 25 रुपये, लेकिन अधिक कितना तय किया 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का दाम कितना था 5 रुपये, इसलिए 5 किलोमीटर का 5×5 = 25, 25 और 25 मिल करके 50, कितना रुपया उसने दिया 50। लेकिन जब रोहन ने 25 किलोमीटर तय किया तो 10 किलोमीटर नियत यानी 10 किलोमीटर का 25 रुपया, और अतिरिक्त और अधिक कितना तय किया है 15, तो 1 किलोमीटर का दाम कितना था आपको, सॉरी 5 रुपया था ना खर्च, तो इसलिए 15 किलोमीटर का, तो 15×5 = 75 रुपया, 75 ये और 25 ये मिलकर कितना हो गया 100। यानी टोटल जो है रोहन ने कितना रुपया खर्च किया 100 रुपये, और टोटल राहुल ने कितना खर्च किया 50 रुपये। तो जब भी नियत व अतिरिक्त का कंसेप्ट पूछेगा तो हमेशा ऐसे लगाएंगे, एक दूरी नियत मान लेंगे और एक अतिरिक्त मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं, अभी क्वेश्चन जो है हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। यानी एक जो टैक्सी है वो कुछ दूरी तय करती है, उसमें से कुछ भाड़ा जो है नियत है और कुछ अतिरिक्त भाड़ा दिया गया है। अब कहा गया है कि जो दिया गया है उसमें से लिखा गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना देना पड़ता है 105 रुपया देना पड़ता है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है। 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 155 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब देखिए हमें कहा कहा क्या है कि कुछ दूरी दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस हमें दिया गया है, ए से लेकर के बी तक, ठीक है, ठीक। और एक बिंदु अलग दिया गया, देखिए ए से लेकर बी तक की जो दूरी है आपको इसमें कितना लिखा है कि 10 किलोमीटर, कितनी दूरी है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर का उसने पैसा दिया है कितना 105 रुपये। यानी और दूसरा कह रहा है कि एक बिंदु ए से लेकर के बी तक एक और है, और ये जो दूरी है वो कितने किलोमीटर आपकी दी गई है बाबू, क्वेश्चन 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर का उसने बताया गया है कि जो पैसा देता है वो कितना देता है तो 155 रुपया देता है। अब कह रहा है कि जब वह 10 किलोमीटर का 105 रुपया देता है और 15 किलोमीटर का 155 रुपया जब वो दे रहा है, तो बताइए आप कि उसमें नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। समझ में आ रही बात, नियत कितना भाड़ा दिया गया है और अतिरिक्त कितना दिया गया है, ये हमें प्रश्न में कहा गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है, ठीक है। तो नियत तथा किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि माना, देखिए इसमें दो चीजें, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि नियत भाड़ा, देखिए दो चीजें दी गई, दोनों मान लेते हैं कि माना, ध्यान दीजिएगा कि माना नियत भाड़ा 100 रुपये है, नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा ₹y है। अतिरिक्त भाड़ा कितना है ₹y, ठीक है। ये हमें कहा गया है प्रश्न में। चलिए ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है हमें कि सबसे पहले नियत भाड़ा कितना है x और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है y। तो कितना किलोमीटर तय किया पहले 10 किलोमीटर, तो कितना दिया 105, और जब 15 किलोमीटर तय किया तो कितना दिया 155 दिया है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं चूंकि पहली कंडीशन यानी फर्स्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला देख लीजिए फर्स्ट टर्म्स में क्या कहा गया है कि 10 किलोमीटर चलने पर, यानी नियत प्लस अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलने पर, देखिए लिखेंगे चूंकि, देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग नियत भाड़ा
प्लस अतिरिक्त किलोमीटर दूरी का भाड़ा जब जोड़ा गया तो कितना, 105 रुपये। ये आया हमें। तो देखेंगे नियत भाड़ा कितना माना गया था, 100 रुपया, और कितना किलोमीटर चला है वह, 10। तो 10 किलोमीटर, और एक जो है किलोमीटर का जो भाड़ा कितना है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई, और ये बराबर कितना हो गया, 105। समीकरण नंबर क्या हो गया, एक। तथा इसी प्रकार से जो दूसरी कंडीशन है, क्या कह रहा है इसमें कि नियत भाड़ा, ठीक है, अब प्लस 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना रुपया, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना है, x, और अतिरिक्त भाड़ा कितने किलोमीटर का, 15। तो 15 वाई ये बराबर कितना हो गया, 155। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। और देखिए यहाँ पर 105, x प्लस 10 वाई बराबर 105 है, x प्लस 15 वाई बराबर 115। इसमें देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी क्या है, x है। तो इसको चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर अगर 2 में से 1 को अगर आप घटा लेते हैं तो समीकरण क्या है, x प्लस 15y ये बराबर है 155, और दूसरा क्या दिख रहा है, x प्लस 10y और ये बराबर है 105। अगर आप घटाएंगे तो ये माइनस से भी माइनस से कट जाएगा। 15 में से 10 गया, 5y। अब 5y ये बराबर किसके हो गया, 155 में से 5 घट गया तो कितना बच गया, 50। यानी 5 दाम में 50, यानी y का मान 10 रुपये। यानी प्रति किलोमीटर जो है अतिरिक्त भाड़ा कितना रखता है, 10 रुपये। तो y का मान समीकरण 2 में क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो किसका मान निकल जाएगा, x का। लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर y का मान समीकरण 2 में अगर आप रख लेते हैं तो कितना माना जाएगा बाबू, ये हो जाएगा x प्लस 15 और गुणे y का मान 10, ये बराबर 155। यानी x प्लस 15 दाम में 150 बराबर 155। अगर घटा देंगे तो 155 माइनस 150 घट जाएगा तो कितना रुपया, 5 रुपये। यानी जो नियत भाड़ा था वो कितना रुपया था, 5 रुपया, और जो अतिरिक्त भाड़ा था वो कितना था, 10 रुपया। समझ में आ रही बात। नियत भाड़ा कितना रुपया लिया गया था, 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना निकला था, y बराबर 10 रुपये। तो ये हमारे हो गए आंसर। समझ में आ रही बात। तो जब भी नियत वो अतिरिक्त में कहेगा तो नियत भाड़ा निश्चित होगा, और जितना किलोमीटर दूरी तय किया है उसमें अतिरिक्त भाड़े का गुणा करके समीकरण बना लीजिए और दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रही बात। तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब कुछ इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके बताने हैं। बारी बारी से इक्वेशंस आपको दिख रहे होंगे। एक एज रिलेशन यानी आयु संबंधी दिख रहा होगा, एक भिन्न के संबंधी दिखेगा। उसके बाद एक एक करके आपको इक्वेशंस दिखेंगे 3। उन तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके बताने हैं कि उस इक्वेशंस की वैल्यू कितनी आ रही है। और आप कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर बताएं कि आपसे इक्वेशन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात। देखिए जब तक आप लोग जो है अपनी रिप्लाई नहीं देंगे, आप कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम दोबारा उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इतने तरह के सवाल आपके इक्वेशन से आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।